बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। आज हम दोबारा एफएफए के सेकंड मॉक के साथ और दोबारा आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लॉन्ग की भी सेपरेट वीडियो, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि लॉन्ग के लिए हम सेपरेट वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। तो आज हम मॉक 2, लास्ट आपने मॉक देख लिया होगा, उसमें हमने 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और जो कि हमने देखे थे कि ये पास पेपर्स में जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने देखे थे। आज हम अपना मॉक 2 डिस्कस करने लगे। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर जी कंपनी। द कंपनी मेड अ लॉस ऑफ 87,445. Assets were revalued, resulting in an increase in the revaluation surplus of 145,000. Interim dividend of 30,000 were paid during the year. The final dividend of 25,000 for the prior year was paid at the beginning of the year. What is the total comprehensive income for the year to be reported in the statement of profit and loss and other comprehensive income? हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं। तो देखिए, उसने हमें कहा है कि टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम बताएं। तो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम कैसे आएगी? प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हमारे पास इस सिनेरियो में, इस केस में प्रॉफिट गिवन नहीं था। हमारे पास क्या था? प्रॉफिट की बजाय लॉस था 87,445। तो प्रॉफिट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? लॉस से। देन एसेट्स रीवैल्यू हुए हैं तो रीवैल्यूएशन सरप्लस है, वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में आएगा। तो नेक्स्ट क्या होता है? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर रीवैल्यूएशन कितने का इंक्रीज आया है? 145 का। बाकी डिविडेंड्स, इंटरम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड है, वो हम रिटेन अर्निंग से पे करते हैं। याद रखें, प्रॉफिट एंड लॉस में या अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में डिविडेंड्स नहीं आएंगे। अब अगर हम इसे टोटल कर लें तो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, अगर ये प्रॉफिट होता तो ऐड हो जाता, दोनों ऐड हो जाते। अब लॉस है, नेगेटिव वैल्यू है, तो 87,000 नेगेटिव है, 145 पॉजिटिव है। तो हम जब इसे नेट करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा? 57,555। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एस कंपनी हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 31 December 20x5. ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट 142,600, allowance for receivables 14,200. How should the trade receivable balance be presented in as statement of financial position as at 31st December 20x5? तो हमारे पास रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है और अलाउंस भी गिवन है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास दोनों चीजें गिवन हो, हम इन्हें नेट करते हैं। ग्रॉस रिसीवेबल लेस अलाउंस, तो हमारे पास क्या आते हैं? नेट रिसीवेबल्स। और नेट रिसीवेबल्स रिपोर्ट होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो अगर हम इसे नेट करें तो हमारे पास आ रहा है 128,400। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी? करंट एसेट्स कितनी अमाउंट से? 1, ट्रेड रिसीवेबल्स 128,400। याद रखें, अलाउंस को हम एज लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते, हम नेट करके रिसीवेबल से, ग्रॉस रिसीवेबल से उसे लेस करेंगे। तो ऑप्शन क्या आएगी? ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 128,400। क्वेश्चन नंबर 3, which two of the following are examples of intangible assets? Revalued property, capitalized development cost, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड गुडविल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो याद रखें, रीवैल्यूड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपके पास टेंजिबल एसेट है, हमसे इंटेंजिबल पूछा है। कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट, तो डेवलपमेंट कॉस्ट हमने कहा था इंटेंजिबल एसेट होता है। आपको याद होगा IAS 38 आपने उसमें क्राइटेरिया पढ़ा था और क्राइटेरिया मीट होने से डेवलपमेंट कॉस्ट हमारा इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा। एडवर्टाइजमेंट आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है और एक्सपेंस आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है। और गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट। और कैपिटलाइज करने का मतलब ही है एसेट बनाना। तो एसेट एक आ गया डेवलपमेंट कॉस्ट और दूसरा आ गया गुडविल। क्वेश्चन नंबर 4, On 1st January 20x7, a limited liability company has the following capital structure.
ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल $2 नॉमिनल वैल्यू है 10,000, शेयर प्रीमियम 2,000. On 31st December 2007, the company made a right issue on a 3-for-5 basis at a premium of $1. What is the capital structure at 31st December 2007 after the right issue? तो सबसे पहले आपने देखा हमारे पास शेयर कैपिटल कितना मौजूद है 10,000 और एक शेयर की बुक वैल्यू क्या है 2. तो यहां से हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं. अगर टोटल वैल्यू 10,000 है और एक शेयर $2 का है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे 5,000. दीज आर नंबर ऑफ शेयर्स. क्या कहता है? कहता है राइट इशू हुआ है ऑन अ 3-for-5 बेसिस. हर बेस क्या है 5, न्यू नंबर कितने दे रहे हैं 3, तो ये आ गया 3,000. कितने न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं 3,000. कितना प्रीमियम चार्ज किया गया है 1. तो 1 का मतलब क्या है नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 2, तो हमने कितने में शेयर इशू किए $3 में. तो प्रीमियम कितने में, प्रीमियम में क्या ऐड होगा, ओपनिंग हमारे पास प्रीमियम कितना है शेयर प्रीमियम, क्वेश्चन में गिवन था 2,000. 3,000 शेयर दिए और एक शेयर पे आपने $1 प्रीमियम लिया है तो टोटल प्रीमियम कितना आ गया 5,000. तो एक ऑप्शन ये आ गई. पहले कितने का कैपिटल था 10,000 का, अब 3,000 शेयर और इश्यू हुए. हर शेयर की वैल्यू हमने कहा था शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड बाय बुक वैल्यू, तो इसमें 6,000 और ऐड हो जाएगा. तो ये टोटल कितना हो जाएगा 16. तो इसको और मैं आसान करके लिख दूं कि आपने कैश कितना रिसीव किया 9,000, क्रेडिट शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद बुक वैल्यू, और जो एक्स्ट्रा है 3,000 प्रीमियम. तो आपके पास क्वेश्चन में 2 गिवन था +3 5 और 10 + 6 16. तो इस तरह की कोई ऑप्शन है, आपको बी ऑप्शन नजर आ रही है. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 16,000, शेयर प्रीमियम 5,000. क्वेश्चन नंबर 5. A company intends to purchase a motor vehicle with a list price of 24,400. The dealer offers a part exchange allowance and the balance of 15,000 is to be paid in cash. The old motor vehicle to be used in part exchange originally cost 20,600 and has accumulated depreciation to date of 12,000. How would the part exchange allowance be recorded by the company? पार्ट एक्सचेंज अलाउंस क्या होता है? अगर हम उसकी डबल एंट्री देखें, यहां पे जिस तरह हमने एक मोटर वैन खरीदी है जिसकी प्राइस है 24,400, लिस्ट प्राइस कितनी है 24,400. हम कितना कैश पे कर रहे हैं? हम 15,000 पे कर रहे हैं. अगर 24,000 की चीज आपको 15,000 की मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, बाकी जो 9,400 है इसका मतलब ये आपके ओल्ड एसेट की वैल्यू लगाई गई है. दिस इज पार्ट एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड इन अलाउंस. और ट्रेड इन अलाउंस की एंट्री आपने क्या पढ़ी थी, डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट डिस्पोजल बाय 9,400. तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही है, डेबिट मोटर व्हीकल बाय 9,400, क्रेडिट डिस्पोजल 9,400. ये एंट्री आपने FA2 के अंदर भी पढ़ी थी, दोबारा आपको यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following most accurately describe the concept of prudence? Prudence is about being cautious and neutral rather than optimistic when preparing financial statement. Yes. Prudence is the requirement to prepare financial statement that contain only information that relates to the entity. No. Relevance होती है. Prudence is ensuring that assets are recorded immediately in the financial statement. No. Prudence is ensuring that only useful information is included in the disclosure notes to the financial statement.
तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रूडेंस। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि आप न्यूट्रल रहें, आपने डिग्री ऑफ कॉशन केयर के साथ, अगर आपको फ्यूचर का लॉस नज़र आ रहा है उसे फ़ौरन रिकॉर्ड करें, और अगर प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, a business has a financial year end of 20x7 but undertook its annual inventory count on 5th July 20x7 and valued inventory at a cost of 75,000. During the period from 1st July 20x7 to 5th July 20x7, the following transactions took place. Sales at selling price 30,000, purchases at cost 23,000. The business has 25% markup on cost. What is the value of inventory held on 30th June 20x7? इन्वेंट्री से रिलेटेड IS2 से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। हमने 30 जून को इन्वेंट्री काउंट करनी थी जो कि हम नहीं कर सके। 30 जून को हमें इन्वेंट्री का बैलेंस चाहिए था जो X हमें नहीं पता। हमें बैलेंस कौन सा पता है? 5th जुलाई का पता है। जुलाई की हमारे पास इन्वेंट्री गिवन है और वो है 75,000। हमने कब फाइंड करनी थी? 30 जून को फाइंड करनी थी। हम किसी भी वजह से इन्वेंट्री नहीं फाइंड कर सके और अब 5th जुलाई आ गए। अब क्या करें? सिंपल, देखें, जब सेल्स हुई होंगी तो इन्वेंट्री डिक्रीज हुई होगी और जब आपने परचेजेस की होंगी तो इन्वेंट्री में एडिशन हुई होगी। अब हमें सेल्स भी गिवन है और परचेजेस भी गिवन है। परचेजेस कितनी है? 23,000। तो यहां पे मैं क्या लिख लेता हूं? 23,000। अब सेल्स कितने की गिवन है? 30,000 की, बट सेल्स की सेलिंग प्राइस गिवन है। बट हमें तो पता है कि हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, तो हम सेलिंग प्राइस पे तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो 30,000 में बता रहा है कि मार्कअप कितना है? 25% है। तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं 30,000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बनता है 24,000। तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस 24,000 प्लस 23,000 इज इक्वल टू 75,000। तो अब हमने x फाइंड कर लेना है। कैसे? आगे 24,000 ऐड हो जाएगा, 23 माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 76,000। हमारे पास ऑप्शंस भी गिवन थी 82, 76, 74, 74,500। तो करेक्ट ऑप्शन इज 76,000। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको FA2 लेवल का ही क्वेश्चन दिया गया था। जिसमें हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया, वो भी FA2 से, जिसमें पार्ट एक्सचेंज अलाउंस से पूछा गया था। तो ये भी FA2 में भी ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एट द बिगिनिंग ऑफ डे the ledger account for cash at bank shows a debit balance of 500. During the day, the following transactions occur. A paid him 400 by direct bank transfer for goods received. He invoiced J for goods delivered that date. And number 3, he paid for invoice which totaled 600 before taking advantage of an early settlement discount of 400. What would be the balance on debit cash at bank account at the end of the day? तो स्टार्ट ऑफ द डे 500 था, मुझे एक कस्टमर ने 400 पे किया, तो क्या हो गया? मेरे पास सुबह को 400 थे, सुबह को 500 थे, 400 रुपए हो रहा है, तो टोटल कितने हो चुके हैं? 900। अब मैंने एक बंदे को इनवाइस भेजी है, तो इनवाइस भेजने से कैश में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और फिर मैंने एक पेमेंट की है, कितनी पेमेंट की है? 600 की, और इस 600 पे मुझे 4% डिस्काउंट भी मिला है। तो 4% डिस्काउंट मैं इससे माइनस कर दूंगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि 500 प्लस 400
माइनस 600 में से 600 का 4% लें तो कितना बनता है 24, तो इसका मतलब है 576 माइनस कर दिया तो आपके पास एंड रिजल्ट आ जाएगा आई गेस 324, 900 माइनस 576, तो ये ब्लैंक ऑप्शन था 324। चेक कर लें कैलकुलेशन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। The accountant of ABC company extracted a balance of 85,105 for the trade payable control account. While carrying out a reconciliation of the business on the accounts payable control account with the list of balance on the payable ledger, the following errors were identified. A payment to a credit supplier for 55 had been from petty cash but had not been recorded in the payable control account. Discount received of 32 has been recorded and discount allowed. Goods costing 140 had been returned to the supplier but this transaction had not been recorded. The purchased book was overcost by 900. What is the balance on the payable account, payable ledger, control account after adjusting for those errors? हमारे पास 85,105 पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस गिवन था। 4 एरर्स हमें बताए गए हैं और कहते हैं आफ्टर रेक्टिफाइंग दीज एरर, रेक्टिफिकेशन के बाद हमारे पास क्या नया बैलेंस होगा एडजस्टमेंट के बाद। पहला एरर कहता है हमने क्रेडिट सप्लायर को पेमेंट की है जो पेटी कैश से की है बट हमने अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज नहीं किया, तो अब क्या करें, लायबिलिटी को डिक्रीज कर लें 55 से। आपने, ये हमारी पहली एडजस्टमेंट होगी। सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं, कहता है डिस्काउंट रिसीव करने से पेएबल कम होते हैं, लायबिलिटी कम होती है। हमने डिस्काउंट रिसीव की बजाय हमने जाके डिस्काउंट अलाउ रिसीवेबल में रिकॉर्ड कर दिया, तो लायबिलिटी को कम नहीं किया। तो अभी आप क्या करें, लायबिलिटी को कम कर लें बाय 32। यहां पे बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की। वो गलती क्या थी, उसने ये नहीं कहा कि डिस्काउंट रिसीव को गलत रिकॉर्ड किया है, मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। अगर क्रेडिट रिकॉर्ड किया होता तो डबल अमाउंट से डिक्रीज करते। उसने ये कहा है कि हम उसे डिस्काउंट अलाउ जाके रिकॉर्ड कर दिए, हमने पेएबल लेजर में कोई एंट्री नहीं की। तो जब आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 32 का, तो उससे आपकी लायबिलिटी कम होगी, तो लायबिलिटी कम होगी तो हमने 32 जस्ट माइनस कर लेना। एरर 3 क्या था, कहता गुड्स कॉस्टिंग 140 हैड बीन रिटर्न टू द सप्लायर बट दिस रिटर्न हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। तो जब आप गुड्स रिटर्न करेंगे तो लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी कितने से कम होगी, 140 से 0.4। द परचेज बुक वॉज ओवर कॉस्ट। जब परचेज बुक का टोटल ज्यादा होगा तो ये लायबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो इसे क्या करें, कम कर दें बाय 900। ये चारों एडजस्टमेंट हमने कर ली। अब जब ये करेंगे हमारे पास यहां से करेक्ट ऑप्शन निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास जो बच्चे क्लास में उनके पास तो हार्ड कॉपीज हैं इस क्वेश्चंस की, आप भी साथ साथ जो वीडियोस में देख रहे हैं वो भी साथ नोट कर लिया करें क्वेश्चंस। Question number 10. At the end of the month, the following balances are extracted from the day books. The purchase book total is 4,500. The purchase return day book total is 200. The cash payment book has total payment to credit supplier of 3,000 and settlement discount received totaling 150. The opening balance on the account payable account is 2,300. What is the balance on account payable control account at the end of the month? मुझे नहीं लगता कि अब ये सवाल FA1 लेवल का सवाल है। पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट जस्ट आपने बनाना है। हमें पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बगैर FFA का एग्जाम नहीं होता, जिसमें पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने क्रैश कोर्स 32 मिनट्स के अंदर हमने सारे लेजर्स की बात की थी जो एग्जाम्स में मस्ट आपको, जिसके बगैर आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। बैठ तो जाएंगे, पास नहीं कर सकते। तो ओपनिंग बैलेंस पेएबल का कितना है, लायबिलिटी होती है ओपनिंग 2300। कहता है परचेज बुक टोटल, तो हमारे पास क्रेडिट परचेजेस कितनी आ गई
4500, परचेज रिटर्न 200, परचेज रिटर्न, कैश पेमेंट 3000, and settlement discount received 150, discount received. बस यही डाटा था। अब आप इस लेजर को बैलेंस कर लें, यहां पे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये लेजर आपको बार बार मैंने बताया, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, क्रेडिट परचेजेस। लायबिलिटी क्यों कम होती है? ये वो साइड है जहां पे लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ये वो साइड है जहां पे लायबिलिटी डिक्रीज होती है। लायबिलिटी डिक्रीज होने की 4 रीजन हो सकती हैं, परचेज रिटर्न, कैश पेमेंट या डिस्काउंट रिसीव, और चौथी कॉन्ट्रा और क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इस साइड पे यही बैलेंसेस आ सकते। नेक्स्ट मूव करें, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है परचेजेस ऑफ $79 वर एंटर्ड इनटू द परचेज बुक एज 97. These purchases have not been paid for. Are the following statements true or false? ये पढ़ने से पहले क्या हुआ है, आपने 79 को 97 रिकॉर्ड किया, आपने अपना एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। अब क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। कहता है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स? नेट प्रॉफिट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल इंक्रीज व्हेन द एरर इज करेक्टेड। यस, जब आप एरर को रेक्टिफाई करेंगे, आप अपने एक्सपेंस को कम करेंगे, जब एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल डिक्रीज व्हेन द एरर इज करेक्टेड। यस, कहते हैं दीज हैव नॉट बीन पेड फॉर, तो लायबिलिटी है, हमने लायबिलिटी 97 की रिकॉर्ड की है, बट होनी कितनी चाहिए थी? 79 की। जब ठीक करेंगे तो लायबिलिटी को भी कम करेंगे, और लायबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक्सपेंस कम रिकॉर्ड होगा। एक्सपेंस का कम होना, प्रॉफिट का ज्यादा होना है। क्वेश्चन नंबर 12, gearing looks at the level of debt within an entity, which of the following would explain a reduction in gearing? आपसे पूछा जा रहा है कि gearing क्यों रिड्यूस होगी। तो gearing का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? डेट ओवर इक्विटी, या और दूसरा फॉर्मूला क्या था? डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी। मतलब टोटल फाइनेंस में से डेट कितना है, या डेट और इक्विटी का रिलेशन। तो देखो कब कम होगी गेयरिंग? जब इक्विटी ज्यादा होगी तो गेयरिंग कम होगी। जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो हमारी गेयरिंग क्या होगी? कम होगी। या जब डेट हमारा कम होगा तो हमारी गेयरिंग रिड्यूस होगी। तो दो ही रीजन हो सकते हैं कि जब डेट कम हो या इक्विटी ज्यादा हो। पढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है एन इश्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर डेट होते हैं, डेट का ज्यादा होना, गेयरिंग का ज्यादा होना है, तो ये नहीं हो सकता। अ रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन नॉन करंट एसेट। रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी है, इक्विटी बढ़ेगी जब आप रीवैल्यू करेंगे। इक्विटी रीवैल्यूएशन सरप्लस हमने पढ़ा था कैपिटल रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व्स बढ़ेंगे तो क्या होगी? इक्विटी बढ़ेगी। इक्विटी बढ़ेगी तो गेयरिंग कम होगी। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। लॉसेस, लॉसेस आपकी इक्विटी को कम करते हैं, तो इक्विटी कम होगी तो गेयरिंग बढ़ेगी। हमने गेयरिंग कम करने की सोचना है। एन इश्यू ऑफ लोन नोट्स। जब लोन नोट्स इश्यू करेंगे तो फिर क्या होगा? डेट बढ़ जाएगा, और डेट का बढ़ना इक्विटी का बढ़ना होता है। तो हमने एक इन दोनों में से कोई ऑप्शन देखनी थी, तो एक हमें ऑप्शन मिल गई रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस से इक्विटी इंक्रीज होगी, इक्विटी इंक्रीज होगी तो हमारी गेयरिंग डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 13, IAS 10 events after the reporting period describe events which occur between the reporting date and which of the following date। आपसे पूछा जा रहा है कि IAS 10 कौन से इवेंट्स की बात करता है? ईयर एंड के बाद, और दूसरे कौन से इवेंट्स होते हैं कब से कब तक? When financial statements are authorized for issue। तो बिल्कुल सिंपल है, कहता है the date on which the financial statements are submitted to the government authorities। No, the date on the financial statements are issued to the entity shareholder। No, the date on which the entity pays income tax
on its profit for the period? No. The date on which the financial statement are authorized for issue to the entity's shareholder? Yes. Question number 14. A has $176 in the bank at 1st January but has incorrectly recorded her bank statement for the month of January as follows. बैंक ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 176, डिसऑनर चेक 150, रिसिट्स फ्रॉम कस्टमर 5380, रेंटल इनकम 300, बैंक चार्जेस 18, पेमेंट टू सप्लायर 3243. What is the balance carried forward on the bank account after the necessary revision have been made? तो आपके पास एक लेजर नजर आ रहा है जो कि लेजर गलत बना हुआ है. ओपनिंग बैलेंस ठीक है, डिसऑनर की वजह से आपका जो बैलेंस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, रिसीवेबल ज्यादा होंगे, बैंक बैलेंस कम होगा, क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था. रिसिट्स डेबिट पे ठीक लिखी हुई हैं, रेंटल इनकम जो क्रेडिट पे लिखी हुई हैं ये डेबिट पे आएंगी, बैंक चार्जेस ठीक लिखे हुए हैं, पेमेंट टू सप्लायर ठीक लिखा हुआ है. आप इसे एडजस्ट करेंगे, दो चीजें एडजस्ट होंगी, डिसऑनर चेक क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा और रेंटल इनकम डेबिट साइड पे आएगी. बैंक का लेजर बनाया जा रहा है. बैंक में डेबिट कब होगा, जब आपको इनकम रिसीव हो रही है, कैश रिसीव हो रहा है. डेबिट होगा जब आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं. क्रेडिट होगा डिसऑनर चेक है तो बैंक बैलेंस कम करना है. क्वेश्चन नंबर 15. The trial balance of D does not agree and a suspense account has been opened for the difference. On investigation it was discovered that was only one error. The opening prepayment for rent of 250 had been credited to the rent expense account. The opening prepayment क्या होनी चाहिए थी, डेबिट होनी चाहिए थी. आपने डेबिट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया. तो जब डेबिट को क्रेडिट कर देंगे तो कौन सी साइड वीक होगी, डेबिट साइड वीक होगी. तो डेबिट साइड पे क्या बनेगा, सस्पेंस बनेगा. कितने से बनेगा, 500 से बनेगा. तो जब ठीक करेंगे सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 500 से क्रेडिट हो जाएगा. और डेबिट क्या हो जाएगा, रेंट एक्सपेंस. तो डेबिट रेंट एक्सपेंस 500, क्रेडिट सस्पेंस 500. Question number 16. John started a business on 1st January 20X4 with 1000 cash at bank and entered into the following cash and credit transactions. Purchased a second-hand vehicle for 500 cash, purchased goods for resale of 500 on credit, sold all of the goods for 800 on credit, made cash drawings of 100. What is the closing balance on John Capital account at 31st January 20X4? Opening capital was 1000. नेक्स्ट आपने गुड्स खरीदी कितने की हैं, 500 की, और कितने की सेल की, 800 की. तो प्रॉफिट कितना आया, 300. तो अब 300 ऐड हो जाएगा आपके ओपनिंग कैपिटल में. और ड्राइंग्स कितनी की हैं, 100. तो ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी. तो हमने एक बचपन में इक्वेशन पढ़ी थी, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स is equal to closing capital. ओपनिंग कैपिटल जो हमें गिवन है सवाल में 1000 गिवन था, ड्राइंग्स 100 की गिवन थी, और प्रॉफिट नहीं गिवन था. प्रॉफिट की बजाय परचेजेस गिवन थी और सेल्स भी गिवन थी. परचेजेस थी 500, सेल्स थी 800. जब आप एक चीज 500 की परचेज कर रहे हैं और 800 की सेल कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, 300. तो 13 minus 1, 1200. This is the correct option. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17. C cash book balance shows a credit balance of 100 brought down at the end of the March 20X7. The bank statement shows a debit balance of 100 at the same date. What does this balance represent? Cash book is showing a credit balance, which means cash is a negative balance. Cash negative balance means bank overdraft, liability. What does this balance represent? C has an overdraft at bank. Yes. Whenever cash book balance is credit, this means that this is a case of overdraft. So first option क्या है, C has
has an overdraft at bank? Yes. C received cash of 100 in March. C has money at the bank? No. The total cash paid out by C in March is 100. ये सारी ऑप्शन नहीं है. अगर डेबिट बैलेंस होता तो फिर हम कह रहे होते C has money at the bank, बट कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है which means liability, या बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है which means liability. Question number 18. Y sells all goods on credit and is currently preparing its financial statements for the year ended 30th December 20x6. The following information is available. Trade receivable at the start of the year were 102,400, trade receivable at the end 133,900, discount allowed to customers, credit customer 2,400, cash received from credit customer 124,000. The profit markup on goods sold was 25% throughout the year. What as the gross profit for the year? What was the gross profit for the year? तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? रिसीवेबल लेजर का सारा डाटा गिवन है, आप सेल्स निकाल सकते हैं. और आपको क्या दिया हुआ है? मार्कअप. मार्कअप के केस में सेल्स 125% होती हैं, तो सेल्स डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं. जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा था कि पेएबल और रिसीवेबल लेजर बहुत ज़रूरी है एफएफए के लिए. तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 102,400. क्लोजिंग बैलेंस है 133,900. फिर क्या रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड 2,400. फिर क्या रहा है? कैश रिसीव 124,000. बस. अब आप इसे बैलेंस करेंगे तो यहां से क्या निकल आएगी? क्रेडिट सेल्स. और आंसर कैसे निकलेगा? सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मॉक्स दे रहे हैं और आपको पता है ये क्या है? मार्कअप है. मार्कअप के केस में सेल्स 125% होगी, तो सेल्स डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, तो दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 19. On 1st January 20x6, a company purchased an item for plant for 28,000. The installation cost incurred was 1,200. During the first month of production, the plant broke down and cost of 1,000 to repair. Depreciation is charged on straight line basis over 8 years. What is the carrying amount of the asset in the statement of financial position at 31st December 20x6? तो आपसे पूछ रहा है कि कैरिंग वैल्यू क्या होगी. सबसे पहले हम देखेंगे एसेट को रिकॉर्ड किस पे करेंगे? 28 प्लस इंस्टॉलेशन 1200, तो ये आ गया जी 29,200. 29,200 इसकी कॉस्ट है, रिपेयर नहीं आएगा. डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगी डेप्रीसिएशन. तो आंसर कैसे आएगा? कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू. तो डेप्रीसिएशन आप कॉस्ट कितनी है? 29,200. डेप्रीसिएशन इससे माइनस करें तो आपके पास कैरिंग वैल्यू आ गई. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 19. कॉस्ट में सिर्फ क्या ऐड होना था? इंस्टॉलेशन. बाकी जो आपकी रिपेयर कॉस्ट थी वो आपका एक्सपेंस है. हमने कैरिंग वैल्यू बतानी है. दिस इज योर आंसर. डेप्रीसिएशन कैसे फाइंड होगी? 29,200 डिवाइडेड बाय 8. क्वेश्चन नंबर 20. According to IASB conceptual framework for financial reporting, which if any of the following statements are correct? An asset can only be recognized if it is legally owned by the company. No, if you have the control, then आप उसे asset record करेंगे. First statement is wrong, false. Relevant but complex matters should be left out of the financial statement due to the qualitative crisis of understandability. Again, this is false. तो neither one nor two. Relevance का ये मतलब नहीं है कि मुश्किल चीजों को आप ना लिखें. आपने उन चीज़ों को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है. अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये है कि आप उन्हें इस तरह से लिखें कि पढ़ने वाला यूजर उसे समझ सके. ये नहीं है कि अगर मुश्किल है तो आप उसे लिखें ही ना. सो क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई कंपनी मैनेजर कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट रेशियोज?
To check that the information in the financial statement is completely accurate. To monitor key performance area in the business. Yes. To check that individual business units are performing as expected. Yes. So 2 and 3. Question number 22. Where there are material non-adjusting events, which of the following should be disclosed in a note to the financial statement in accordance with IAS 10 events after the reporting date? The nature of the event and its financial effect. Yes. Confirmation that solicitor have been involved in determining its financial effects. Reference to whether the amounts involved have been provided in the financial statements. तो हमने देखा था कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कि जब हम डिस्क्लोज करते हैं तो हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, नेचर ऑफ द इवेंट एंड द फाइनेंशियल एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ दैट इवेंट नोट्स के अंदर डिस्क्लोज जरूर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. द फॉलोइंग अनडिटेक्टेड एरर हैव बीन मेड when preparing the trial balance for XYZ company for the year ended 30th April 20x8. Purchase of 2125 have been debited to the purchase account and the trade payable account. A loan of 4,000 was correctly credited to the loan account, but no other entry was made. What suspense account balance is required to balance the trial balance? परचेजेस देखें, इसमें आपने सस्पेंस अकाउंट बताना है. परचेजेस आपने कितने की हैं, 2125 डेबिट किया है एंड डेबिटेड टू परचेज एंड पेएबल. तो दोनों जब एंट्रीज डेबिट हो जाएंगी तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस. 2125 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये कितना बन गया, 4250 से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपने दोनों डेबिट एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं तो क्रेडिट सस्पेंस हो जाएगा. A loan of 4,000 was correctly credited to loan account but no other entry was made. तो इसका मतलब है डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस 4,000. अगर हम इसे नेट करें तो हमारा नेट सस्पेंस कितने का बनेगा, 250 क्रेडिट सस्पेंस बनेगा. तो ये था क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 24. One item of Amir's inventory costs 3,000 to purchase. It will cost 300 to get the item ready for sale and auctioneer fee to sell the item. He planned to sell it for 3,400. It would cost 3,700 to buy a similar item of inventory. In its draft financial statement, he has valued inventory at 2,900. Cost is 3,000 and he valued the inventory at 2,900. Which means हमने पढ़ा था इन्वेंट्री शुड मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी. तो यहां पे अगर 3,000 नहीं है तो 2,900 है, तो 2,900 क्या होगा, एनआरवी. कहता है व्हेन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, व्हिच इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड ही हैज यूज्ड. एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, नो. नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नो. रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नो. हिस्टोरिकल कॉस्ट, नो. नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम यूज कर रहे हैं 2,900. हमने जो हमारी कॉस्ट थी उसमें से हमने क्या कर दिया, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस. एनआरवी का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल. तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. अ कंपनी कैश बुक shows a bank overdraft of 16375. When he was compared to the company's bank statement, the following reconciling items were identified: uncleared lodgements, dishonored customer checks, an electronic transfer from customer of 125. What amount should be shown in the statement of financial position for the bank overdraft? तो हमने पढ़ा है कि एडजस्टेड या करेक्टेड या रिवाइज बैलेंस जो होता है वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं. वो कैसे फाइंड किया जाता है, अगर कैश बुक का बैलेंस हो तो हम अनरिकॉर्डेड चीज़ों को रिकॉर्ड कर देते हैं, और अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हो तो टाइमिंग डिफरेंस को रिकॉर्ड कर दिया जाता है. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कैश बुक बैलेंस दिया गया है 16375 नेगेटिव. अनक्लियर लॉजमेंट, डिसऑनर चेक माइनस होते हैं 225. इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर से आपको पैसे मिले हैं 125. तो इसका मतलब हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा, 16475. नेगेटिव है, वहां पे नेगेटिव की ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट वो कह रहा है कि बताओ ओवरड्राफ्ट क्या होगा. तो ओवरड्राफ्ट 16,400
175. Next question, question number 26. K is a small business which is preparing its financial statement for the year ended 31st October 2026. The personal account of its only credit supplier contain the following information for the year: opening balance, credit note received, cash paid, discount received, credit purchases. When preparing the trial balance at the end, what amount should be included for this credit supplier? तो फिर अगेन आपको क्या बनाना है? पेएबल लेजर बनाना है. तो अभी तक आप इस मॉक में भी चेक कर चुके हैं, ये आपको दूसरी या तीसरी दफा पेएबल लेजर बनाने को कह रहा है. तो ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है जी? 86,300. क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न, कैश पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट परचेजेस, पेएबल लेजर, कंट्रोल अकाउंट, परचेज रिटर्न, कैश पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड. अब आप इस लेजर को बैलेंस करेंगे तो दिस इज योर आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following statement are correct? The amount of a transaction is the only factor that determine whether an item is material to the financial statements. False. हमने बात की थी कि मटेरियलिटी के लिए हम अमाउंट भी हो सकती है और उसकी नेचर भी हो सकती है, क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों हो सकती हैं. Point 2. The application of consistency in a set of financial statement means that a company can never change its depreciation method. False. आप चेंज कर सकते हैं. कंसिस्टेंसी ये कहती है जब चेंज भी करें तो कंसिस्टेंट, हर साल हर दफा ना चेंज करें. आप चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कंसिस्टेंसी ये कहे कि आपने एक दफा एक मेथड अप्लाई कर लिया तो अब आपने हमेशा ही वो रखना है. इसका ये मतलब नहीं है कि कैन नेवर चेंज हो सकता है. तो बोथ स्टेटमेंट्स, नाइदर वन नॉट टू, बोथ आर फॉल्स. कोई करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28. Which of the following would reduce the gearing ratio of a highly geared company? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये सवाल डिस्कस किया, उसी तरह का सवाल है. गियरिंग कब रिड्यूस होगी? डेट और इक्विटी, जब इक्विटी बढ़ जाए या डेट कम हो जाए. अब हम देखते हैं. मेकिंग अ बोनस इशू, बोनस इशू होगा, इक्विटी बढ़ेगी. यस, पहली स्टेटमेंट करेक्ट. तो इक्विटी बढ़ेगी तो गियरिंग कम होगी. मेकिंग अ राइट इशू, राइट इशू से भी इक्विटी बढ़ेगी. अगेन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. इशूइंग अ न्यू लोन नोट्स, तो डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ने से गियरिंग बढ़ेगी. ये दोनों हमने इंडिकेटर किसके लिए यूज कर रहे हैं? गियरिंग रिड्यूस होने के लिए. नंबर 4. मेकिंग अ न्यू इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, तो ऑर्डिनरी शेयर्स जब आप न्यू इशू करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे भी इक्विटी बढ़ेगी. अब देखिए मैंने पहली स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी? मेकिंग अ बोनस इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर. बोनस इशू से अगर आपके पास ऑलरेडी प्रीमियम है तो प्रीमियम क्या हो जाएगा? प्रीमियम कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में, तो इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो पहली स्टेटमेंट ठीक नहीं है. स्टेटमेंट 2 एंड 4. 2 में क्या हो रहा है? राइट इशू कर रहे हैं तो इक्विटी बढ़ रही है. और 4 में क्या हो रहा है? आप न्यू कैश पे इशू कर रहे हैं, इक्विटी बढ़ रही है. बोनस इशू से इक्विटी सेम रहेगी. क्यों सेम रहेगी? क्योंकि आपका प्रीमियम एक इक्विटी कंपोनेंट दूसरे इक्विटी कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. The following is an extract from M trial balance for the year ended 30th September 2026. Opening inventory, revenue, purchases, depreciation, rental income, sundry expenses. If the closing inventory is 3875, what is the gross profit for the period? अब आपको रेवेन्यू भी गिवन है, तो हमने पढ़ा क्या था? रेवेन्यू कितना गिवन है? 17206. Cost of sales opening plus purchases less closing.
तो क्लोजिंग उसने सेपरेटली हमें बताई हुई है 3875, ओपनिंग उसने बताई हुई है 4270, परचेजेस उसने बताई हुई हैं 8750। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे तो आपके पास ये क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is the correct journal to record the receipt of a debt that was previously written off as irrecoverable? FA2 लेवल का सवाल है, डेबिट, कैश, क्रेडिट, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, the statement of profit and loss for the year ended 31st May 2026 showed 15,000 for insurance. Payment for insurance during the year total 17500, and there was a prepayment for insurance at 1st June 20x5 of 1250. What is the prepayment for insurance as at 31st May 20x6? तो यहां पे आपको इंश्योरेंस एक्सपेंस का लेजर बनाना था। ओपनिंग क्या है, ओपनिंग प्री पेमेंट थी 1250। हमने ड्यूरिंग द पीरियड कितना पे किया है, जब पे करेंगे डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश, तो एक्सपेंस है डेबिट होगा 17500, प्रॉफिट एंड लॉस में जो नजर आ रहा है कहता है वो आ रहा है 15,000। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करेंगे तो यहां पे जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, दिस क्लोजिंग बैलेंस इज रिपोर्टेड एज प्रीपेमेंट। नॉर्मली वो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूछ सकता है, ये भी मैंने लेजर आपको पहले भी हमने मॉक जिसमें क्रैश कोर्स की हमने डिस्कशन की थी वीडियो में, उसमें भी हमने लेजर सीखे थे। तो ये वही लेजर है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पूछ सकता है। अगर क्लोजिंग पूछ रहा है तो इसका मतलब इस साइड पे बैलेंस आ रहा है तो प्रीपेमेंट, इधर आ रहा होता तो अक्रूवल। तो अब आप ये फाइंड कर लेंगे, अब आपको ये प्रीपेमेंट पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, a building was purchased on 1st January 20x1 for 300,000 and had a useful life of 40 years. On 1st January 20x5, the building was revalued by a professional surveyor to 450,000 and had a remaining life of 50 years. Director decided to incorporate the revalued amount into the financial statement. What is the depreciation charge for the year ended 31st December 20x5? तो सिंपल आपसे रिवैल्यूएशन नहीं पूछ रहा है, नया डेप्रिसिएशन पूछ रहा है। तो नई डेप्रिसिएशन, नई वैल्यू, नई रिमेनिंग लाइफ, नई वैल्यू कितनी है 450,000, नई लाइफ कितनी है 50 इयर्स। तो 450,000 को आप डिवाइड कर दें 50 इयर्स पे, तो अब पर एनम जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो क्या होगी 9,000। चेक कर लें। अगर हमसे रिवैल्यूएशन का इसी केस में पूछता तो हम क्या करते, हम पुराना मेथड के मुताबिक, मतलब इसमें 300 वैल्यू थी, 300 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते, कैरिंग वैल्यू फाइंड करते, कैरिंग वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करते, हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस पता चल जाता। ये सिंपल सवाल था रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, रीवैल्यूएशन हो गई। अब जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे, आपको डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सवाल था। हमारे 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। Some years ago, M set up a small airline, Michael Airways, as a limited company. According to IS 38 intangible assets, which two of the following are intangible non-current asset of the airline that could be capitalized by Michael Airways? A patent for the design of an airline seat that only Michael Airways can use. Expenditure on staff cost of training. Training हमने कहा था हमेशा एक्सपेंस होता है। रिसर्च प्रोजेक्ट एक्सपेंस। तो जो पेटेंट है वो इंटेंजिबल है, और दूसरा लाइसेंस जो आपने स्पेसिफिक एयरपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं वो भी आपके लिए क्या है,
इंटेंजिबल एसेट है। तो कौन से दो ऑप्शन हो गए? ए 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ शुड द फॉलोइंग बी रिकॉर्डेड? डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, ये तो अब FA1 में भी पूछ लें, FA1 वाले के बच्चे को पूछ लें तो वो भी आपको बता देगा। डेबिट, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, डेबिट। अब ये एग्जामिनर ने एग्जाम में पूछा और बच्चों ने ये समझा कि डेबिट क्रेडिट पूरा करना है, कि अगर एक एंट्री डेबिट है तो दूसरी क्रेडिट। उसने एंट्री नहीं पूछी, उसने कहा इन दो का इफेक्ट बताओ। दोनों क्रेडिट भी हो सकते थे, दोनों डेबिट भी हो सकते थे। यहाँ पे जैसे डिक्रीज इन ऑनर इक्विटी डेबिट एंड इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, That Fred is a sole trader and has prepared a financial statement of financial position for the year ended 30th June 2024. He has not introduced any capital during the year. Which two of the following are required to calculate his net profit for the year ended 30th June 2024? Drawings, change in net assets, dividend paid, net cash outflow. तो देखो सोल ट्रेडर है, डिविडेंड नहीं हो सकता, ये तो कंपनीज के केस में होता है, तो ये ऑप्शन तो चली गई। बाकी कहता है प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा? जो नेट एसेट्स, कैपिटल में जो चेंज आया है वो प्रॉफिट की वजह से आता है, वो ड्राइंग्स की वजह से आता है। तो इसका मतलब बिल्कुल हमें ड्राइंग्स की वजह से और जो चेंज आ रहा है नेट एसेट्स में उसकी वजह से हमें अगर वो दोनों चीजें पता चल जाएं कि अगर लेट्स सपोज 10,000 से कैपिटल बढ़ा है और ड्राइंग्स जो हुई हैं वो दोनों पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दैट्स इट। हमारे पास हमने आज सेकंड मॉक डिस्कस किया जिसमें 35 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट मॉक डिस्कस किया, उसमें भी 35 क्वेश्चंस हैं। ये 70 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो हमारी फिर शॉर्ट की आएगी और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस, हर मॉक के साथ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हम वो सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। उसमें कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के, खासतौर पे बच्चे बहुत पूछ भी रहे हैं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्वेश्चंस कौन से आएंगे, कैसे आएंगे। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के क्वेश्चंस करेंगे, कैश फ्लो देखेंगे, रीड्राफ्टिंग देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाना, डिफरेंट वो देखेंगे, किस तरह टास्क पूछता है। छोटे छोटे टास्क आपको 15 मार्क्स के लिए किस तरह पूछे जाते हैं, जिसमें अक्सर 6, 7, 8 टास्क तक पूछे जा रहे होते हैं। तो आज क्लास में भी हमने 3-4 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो अब नेक्स्ट आपके लिए भी जो वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के भी इंशाल्लाह मिलेंगे।